हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप लगातार बने हुए हैं। और पिछली कक्षाओं में आपने देखा कि किस प्रकार से एटमॉस्फेयर की संरचना और उसके संगठन के बारे में आप जान चुके हैं। कौन सी गैसेस कहाँ पाई जाती हैं, ये सारी बातें आप पिछली क्लासेस में समझ चुके हैं। अगर हम आज की क्लास की बात करें तो आज हम सूर्याताप के विषय में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि कैसे सूरज का ऊष्मा जो है वो हम तक पहुंचता है, और साथ ही साथ उसका कितना प्रभाव हम पर पड़ता है। ये सारी बातें आज हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो आने वाले 2 मिनट आप धैर्यपूर्वक सुनिए, उसके बाद आने वाली कुछ क्लासेस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन आज का जो ये टॉपिक है सूर्याताप, उसको पढ़ने से पहले हमें ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हमारे सूर्य का इंटीरियर क्या है। अभी तक हमने पिछली कक्षाओं में इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ा, जिसके अकॉर्डिंग हमने ये जाना कि जो बीच का भाग है, यानी कि जो पृथ्वी का मध्य भाग है, उसको हम कोर कहते हैं। उसी प्रकार से ये जो सूर्य का मध्य भाग है, उसको भी हम कोर कहते हैं। लेकिन अंतर ये है सूर्य की और पृथ्वी के कोर में। अंतर ये है कि उसमें निकेल और आयरन पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारा ये सूर्य का कोर है उसमें हाइड्रोजन, ये पूरा गैस है। ये हाइड्रोजन आपस में क्रिया करता है और हीलियम बनाने का प्रयास करता है, जिससे इस प्रकार की ऊष्मा रिलीज होती है, इतनी विस्फोटक ऊर्जा रिलीज होती है जो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। इसका जो कोर है वहीं पर बन रहा होता है हाइड्रोजन का हीलियम, और ये जो रेडिएटिव एरिया है, यानी कि जो इसका सेकेंड पार्ट है, वो उस एनर्जी को बाहर फैलाता है। वो जो हाइड्रोजन और से जो हीलियम बनने से जो ऊष्मा रिलीज होती है, वो रेडिएटिव जोन में फैलता है। और जो हमारा तीसरा लेयर है, जिसको हम कन्वेक्टिव जोन कहते हैं, उसमें ये एनर्जी बाहर जाती है और वापस थोड़ी ठंडी होकर के अंदर आकर के वापस गर्म होती है। इसी प्रकार ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये तो हो गया सूर्य का इंटीरियर, यानी कि सन का इंटीरियर हो गया। अब हम जानते हैं कि इसका जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है। वो भी 3 भागों में विभाजित है। जिस प्रकार से हमने अर्थ का एटमॉस्फेयर देखा था, वो 5 भागों में हमने विभाजित किया था। उसी प्रकार से जो सूर्य का एटमॉस्फेयर है वो 3 भागों में विभाजित है: फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। ये जो क्रोमोस्फेयर है वो एक प्लाज्मा की भांति रहता है, और ये फोटोस्फेयर और कोरोना के बीच का पार्ट होता है। और जो कोरोना है वही हम तक विजिबल होता है, उसी को ही हम देखते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये चीज समझ चुके हैं कि ये क्या है। अब आइए जानते हैं कि सूर्याताप क्या है। सूर्याताप क्या है? लघु तरंगों के रूप में निरंतर सूर्य के तल से ऊष्मा विकसित होती रहती है। यानी कि जो लघु तरंग क्या है, और लॉन्ग यानी कि दीर्घ तरंग क्या है। तो इस प्रकार की तरंगे जो आती हैं, उम्मीद है कि आप देख पा रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। एक सेकंड, ये तो विजिबल उतना नहीं है, मैं रेड कलर से कर देती हूँ। जो इस प्रकार की तरंगे हैं, जो कि बहुत ही कम गैप करते हुए जाती हैं, उसको हम लघु तरंगे कहते हैं। और जो इस प्रकार से जाती हैं इसको हम दीर्घ तरंगे कहते हैं, और इसको हम शॉर्ट वेव यानी कि लघु तरंगे कहते हैं। तो लघु तरंगों के रूप में निरंतर जो है वो सूर्य के तल से ऊष्मा पृथ्वी तक आती रहती है, और इसी को ही हम सूर्याताप कहते हैं। जो कि पृथ्वी के संपर्क में आती है, उसी को ही हम सूर्याताप कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह की ओर आने वाले सौर विकिरण को ही सूर्याताप कहते हैं। जो भी पृथ्वी की सतह तक आती है, उसी को ही हम सौर विकिरण कहते हैं। उसी सौर विकिरण को ही हम सूर्याताप कहते हैं। अभी मैंने आपको ये चीजें बताई थी कि जब भी आप आंसर राइटिंग करें, तो आप अगर किसी भी भूगोलवेत्ता के विचार को अगर किसी भी परिभाषा में डाल देते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया इम्पैक्ट पड़ता है कि आप और अच्छे से अध्ययन कर पाते हैं, और अच्छे से आपको नंबर गेन हो जाता है। तो त्रिवार्था के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी प्रति मिनट सूर्य से इतनी ऊर्जा प्राप्त करती है जितनी
मानव जाति वर्ष भर में अपने विविध कार्यों के लिए उपयोग करती है। ये भी आप समझ पा रहे होंगे कि संपूर्ण पृथ्वी प्रति मिनट, यानी कि ये जो पृथ्वी है वो प्रति मिनट सूर्य से इतनी ऊर्जा, इतनी ऊष्मा प्राप्त करती है जो मानव जाति वर्ष भर में अपने विविध कार्यों के लिए उपयोग करता है। यानी कि एक इंसान पूरे वर्ष भर में जितनी ऊर्जा का वो काम करता है उतना पृथ्वी 1 मिनट में ही प्राप्त करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इस प्रकार से ऊष्मा आती है तो पृथ्वी तो पूरी तरह से और गर्म हो जानी चाहिए थी और विस्फोट हो जाना चाहिए था अब तक, जब इतनी गर्मी वो प्राप्त करती है। लेकिन इसके लिए भी पृथ्वी की तरफ से एक कुछ क्रियाकलाप की जाती हैं। वो ऊष्मा को इस प्रकार से ग्रहण करती है और इस प्रकार से वापस करती है। उस क्रिया को ही हम ऊष्मा बजट कहते हैं और ऊष्मा बजट हम आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें, पृथ्वी पर उपस्थित ऊर्जा के अनेक स्रोत हैं, जैसे कि खनिज तेल, लकड़ी या कोयला, ये सभी सौर शक्ति के ही परिवर्तित रूप माने जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उसका जो आंतरिक भाग है यानी कि जो कोर है, वहां पर उच्च तापमान के साथ अत्यधिक दबाव होने के कारण नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में रूपांतरण होता रहता है। यानी कि हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में परिवर्तित होता रहता है, जिससे जो ऊष्मा रिलीज होती है वही ऊष्मा परिचालन परिचालन और संवहन। आप संवहन का अगर अर्थ नहीं समझ पा रहे तो संवहन ये होता है कि ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना ही संवहन कहलाता है। उसी के द्वारा सूर्य की बाह्य सतह जो है, जिसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं, वहां तक वो एनर्जी पहुंचती है, जो कि हमने देखा कि एक जोन दूसरे कोर से एनर्जी दूसरे जोन में जा रही है, उसी प्रकार से वो फोटोस्फीयर तक पहुंचती है। सूर्य की ये जो बाह्य सतह है जिसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं, उसे से ऊर्जा निकलती है, उसे हम फोटोन कहते हैं और इस तरह से विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का विकिरण पूरे ब्रह्मांड में होता है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि सूर्यताप क्या है। अब अगर हम इसके वितरण की बात करें तो सामान्यतः पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती है। यानी कि विषुवत रेखा का जो क्षेत्र है वहां पर सूर्यताप की मात्रा अधिक होती है, लेकिन जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं उन पर सूर्यताप की जो मात्रा है वो कम होती है। वो किस प्रकार से होती है आइए जानते हैं। वो इस प्रकार से होती है कि ये जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र है उसको सूर्य तक वहां से विकिरण पहुंचने में थोड़ा कम समय लगता है। आप भी अगर किसी चीज को टारगेट करिए और वहां पर कुछ फेंकिए, तो अगर आप सीधे फेंकना चाहेंगे तो वो बहुत ही जल्दी पहुंचता है, लेकिन अगर आप किसी एंगल पे फेंकना चाहेंगे तो वो एक टाइम लेता है। उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो ये जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है उसको कम टाइम लगता है सूरज से विकिरण पहुंचने के लिए, सूरज से ऊष्मा पहुंचने के लिए। और ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है उसके लिए सूरज की किरणों को एक लंबा दूरी तय करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मात्राएं होती हैं वो कम होती हैं और यहाँ पे जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है। तो उम्मीद है कि इस वितरण की जो पहला खंड है उसको आप समझ पा रहे होंगे। भूमध्य रेखा के पास दिन और रात की अवधि बराबर होती है। सूर्य की किरणें लगभग लंबवत होने के कारण सूर्यताप की सर्वाधिक मात्रा यहाँ पे प्राप्त होती है। यहाँ पर दिन और रात बराबर माने जाते हैं, भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसी कारण से यहाँ पर सूर्यताप की जो मात्रा होती है वो सर्वाधिक पाई जाती है। लेकिन सौर्य किरण को उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति के कारण अत्यधिक सूर्यताप मंडल जो है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर विस्थापित होता रहता है। जब भी उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तो ऐसा होता है कि जो सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की उष्मा है, वो भूमध्य रेखा के
दोनों ओर हमेशा विस्थापित होती रहती हैं, जो चीज़ें आप समझ सकते हैं और आप इसको भली-भाँति आप इससे परिचित होंगे। अगर हम बात करें सूर्यताप के वितरण के, ये जो प्रतिरूप है, इसमें विभिन्न अक्षांशों पर भी बहुत से प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि 21 जून को उस समय पर क्या होता है कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लंबवत होता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध पर दिन की अवधि सर्वाधिक होती है। जब हम बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध की, वहां पर 21 जून को सूरज की रोशनी जो है वो लंबवत पड़ती है। तो वहां पर जो, वहां से आप जानते हैं कि उस टाइम पर जब उत्तरायण की स्थिति रहती है, तो उस समय पर सूरज की रोशनी सीधे उत्तरी ध्रुव पर पड़ती है, बहुत ही सीधे पड़ती है। तो लेकिन फिर भी जब सर्वाधिक सूर्यताप की अगर बात की जाए तो वो 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य ही हमेशा प्राप्त किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर उपोष्ण कटिबंध और उच्च वायुदाब और प्रतिचक्रवाती दशाओं के कारण न्यूनतम मेघाच्छादन रहता है। क्योंकि जो ये क्षेत्र है 30 से 40 डिग्री अक्षांश का, वहाँ पर मेघाच्छादन कम होता है, जिस कारण से वहाँ पर सूर्यताप यहाँ पे ज़्यादा होता है, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्र पर उस प्रकार से नहीं हो पाता है। अब अगर हम बात करें इसके अक्षांशीय वितरण की, तो इसका विस्तार जो है, सूर्यताप के अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो इसका विस्तार कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ज्यादा पाया जाता है, जो भी भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। हम जानते हैं कि, एक सेकेंड, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी भूमध्य रेखा है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हमारी पृथ्वी की अक्सर सारी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो उत्तरायण की हो या दक्षिणायन की हो। तो इस स्थिति में ऐसा होता है कि अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाया जाता है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण इस मंडल में प्रत्येक स्थान पर सूर्य की किरणें वर्ष भर में 2 बार लंबवत पड़ती हैं। ये 2 बार पड़ती हैं, क्योंकि अक्सर ये इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा रहता है, जिस कारण प्रत्येक स्थान में 2 बार अधिकतम और न्यूनतम सूर्यताप प्राप्त करता है। अब अगर हम इसको छोड़ा जाए तो इस भाग में वर्ष भर में उच्च तापक्रम रहता है और ऋतु परिवर्तन कम पाया जाता है। ये हम बात कर रहे हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, क्योंकि जब भी उत्तरायण होगा या फिर दक्षिणायन होगा, या तो उत्तरायण होगा या तो दक्षिणायन होगा, तो इस क्षेत्र में क्या होता है कि सूरज की जो किरणें हैं वो अधिकतर टाइम पर इसी क्षेत्रों में ज्यादातर देखने को मिलती हैं, इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती हैं। इस कारण से यहाँ पे जो गर्मी है वो ज्यादा पाई जाती है। अब अगर बात करें मध्य अक्षांशीय मंडल की, अभी तक तो हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र की बात कर रहे थे। अब अगर हम बात करें मध्य अक्षांशीय मंडल की, तो इसका विस्तार जो है वो 23 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश तक उसी के बीच में पाया जाता है, उसी क्षेत्र में पाया जाता है। अगर हम बात करें प्रत्येक स्थान पर वर्ष भर में एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम सूर्यताप की मात्रा प्राप्त होती है। जब भी उस क्षेत्र में, या तो अगर हम बात करें मध्य उत्तरायण की बात करें, या तो अगर हम मध्य जो भाग है वहां पे एक बार ऐसा होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी झुकी हुई है तो वो जो परिक्रमा करती है कभी कभी, तो फिर ऐसी स्थिति आती है कि एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम सूर्यताप की मात्रा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से अगर हम ध्रुवीय मंडल की बात करें, यानी कि जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, उस ध्रुवों की अगर हम बात करें तो मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। ये जो इसका विस्तार है, ये 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव गोलार्ध हो या फिर उत्तरी गोलार्ध हो। अक्षांशीय क्षेत्र में वर्ष भर में एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम सूर्यताप होता है, लेकिन कुछ समय यहाँ सूर्य प्रकाश का अभाव रहता है, जिससे सूर्यताप शून्य हो जाता है। कुछ समय पे ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पे एक ही प्रॉब्लम होती है कि वहां पर एक टाइम ऐसा आता है कि वहां पे सूर्य प्रकाश का अभाव रहता है, तो उस टाइम पर सूर्यताप शून्य हो जाता है।
इस क्षेत्र में विषुवत रेखीय क्षेत्र का केवल 40% सूर्य ताप ही प्राप्त होता है। जितना हम भूमध्य रेखा में प्राप्त करते हैं उसका 40% भाग ही ध्रुवीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और वो ध्रुवीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री अक्षांश तक के ये क्षेत्र है। तो उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे। अब अगर हम बात करें सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा इस पर प्रभाव डालती है। पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी है वो इस पर प्रभाव डालती है। किस पर? सूर्य ताप पर। पृथ्वी का सूर्य के तरफ परिक्रमण मार्ग अंडाकार है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पूरी तरह से गोल क्रिया में नहीं करती बल्कि एक अंडाकार रूप में परिक्रमा लगाती है सूर्य की, जिसके कारण सूर्य से उसकी दूरी में परिवर्तन होता रहता है। एक बार ऐसा होता है कि वो पृथ्वी सूर्य से नजदीक रहती है और एक बार ऐसा होता है कि ज्यादा दूरी पर होती है सूर्य से। जो सूर्य से इसकी दूरी है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो हम देख सकते हैं कि एक 14 करोड़ से भी अधिक एक बार होती है, जो कि 3 जनवरी को होती है। और एक बार ऐसा होता है कि जो निकटतम दूरी है वो 91 बिलियन यानी कि 14 करोड़ से कुछ कम मात्रा में पाई जाती है। 14 करोड़ से कुछ 91.9 बिलियन एक बार होती है और एक बार 14 करोड़ से भी ज्यादा पाई जाती है। कुछ अंश मात्र की ही प्रॉब्लम है, ऐसा कोई बहुत लगभग ही प्रकार से कह सकते हैं इसको, ये पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है। तो इसको हम समझते हैं इस प्रकार से कि ये है पृथ्वी के परिक्रमा मार्ग, ये पृथ्वी का परिक्रमा मार्ग है और यहाँ पे सूर्य है। एक समय आता है कि ये हमारी पृथ्वी एक बार यहाँ चक्कर लगा रही है और एक बार यहाँ चक्कर लगा रही है, ये हमारा सन है। एक बार ऐसा होता है कि हमारी पृथ्वी सूर्य से ज्यादा दूरी तय करती है और एक बार ऐसा होता है कि कम दूरी तक पहुंचती है। तो ये जो स्थिति है जो कि कम वाली स्थिति है उसको हम उपसौर कहते हैं, यानी कि ये जो स्थिति है इसको हम उपसौर कहते हैं और जो अधिक वाली दूरी है उसको अपसौर कहते हैं, उसको अपसौर कहा जाता है। उपसौर और अपसौर में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। 4 जुलाई की स्थिति जब आती है तब सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है वो 94 मिलियन तक पहुंच जाती है। जो अधिकतम दूरी है ये 94 बिलियन तक पहुंच जाती है। जो अधिकतम दूरी है वो 94 बिलियन तक पहुंच जाती है और जो न्यूनतम दूरी है वो पहुंचती है 91 बिलियन तक। ये पहुंचती है 91 बिलियन तक। ये पहुंचती है 91 बिलियन तक। तो जो कम दूरी पे जब सूर्य पृथ्वी से रहता है उसको हम कहते हैं उपसौर, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच ज्यादा दूरी होती है उसको हम कहते हैं अपसौर। तो इसका भी प्रभाव ज्यादा मात्रा में पड़ता है सूर्य ताप पर। जब पृथ्वी ज्यादा नजदीक रहेगी सूर्य से तो वो जाहिर सी बात है कि बहुत ही तीव्र सूर्य ताप की प्राप्ति होगी, लेकिन जितना दूर होगी उतनी ही कम मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त होगी। ये तो था कि किस प्रकार से पृथ्वी की और सूर्य की दूरी आपस में इसका सूर्य ताप के वितरण को प्रभाव करती है। अब अगर हम बात करें सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन,
जो हमारी पृथ्वी है वो गोलाकार रूप के कारण, गोलाकार भी नहीं कह सकते, वो थोड़ी सी अंडाकार है, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो सभी जगह पे समान कोण पर नहीं पड़ती हैं। जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है वहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, क्योंकि सूर्य सर्वाधिक ऊंचाई पर होता है, परंतु ध्रुवों की ओर किरणें ध्रुवों की ओर का जो कोण होता है वो कम हो जाता है, अर्थात वहां पे वो तिरछी हो जाती है। लेकिन पृथ्वी के परिक्रमण और अपने अक्ष पर उसका जो झुकाव होता है उसी के कारण जब तिरछापन होता है, मान लीजिए ये मैंने आपको इमेज दिखाया था, यहीं से इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। ये जो क्षेत्र है यही चीज है जो मैंने आपको अभी बताई कि यहाँ पर जो पृथ्वी का तिरछापन है, पृथ्वी का जो तिरछापन है या फिर किरणों का तिरछापन कह सकते हैं, तो यहाँ पर वो ज़्यादा तीव्र मात्रा में पड़ेगी और ध्रुवीय क्षेत्रों पर कम पड़ेगी। तो कहने का मतलब पूरा वही था कि जो दूसरा प्रभाव डालता है सूर्यताप के वितरण को, वो यही है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर थोड़ा सा झुके रहना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर थोड़ा झुके रहना, और साथ ही साथ उन किरणों का लंबवत और या फिर किसी कोण पर पड़ना ध्रुवों पर, ये सारी चीजें आपने समझी। अब आइए जानते हैं कि जो दिन की अवधि है वो किस प्रकार से सूर्यताप को प्रभावित करती है। यदि अन्य दशाएं समान हो, यानी कि मान लो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब सूर्यताप बराबर पड़ रहा है, लेकिन जो दिन की अवधि होती है उसमें जो सूर्यताप में वृद्धि होती है वो उसके परिभ्रमण की वजह से ज्यादा होती है, प्रभावित ज्यादा होती है। पृथ्वी की दैनिक और वार्षिक गति के कारण विषुवत रेखा को छोड़कर के अन्य अक्षांशों पर दिन की अवधि में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि पृथ्वी हमारी झुकी हुई है और झुके होने के कारण अपने स्थान पर वो गोल गोल घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो ऐसा होता है कि जो विषुवत रेखा है वहां पर पूरे दिन एक समान सूर्यताप पड़ता है, लेकिन जो अन्य क्षेत्र है विषुवत रेखा को छोड़ करके, वहां पर क्या होता है कि वहां पर सूर्यताप समान रूप में नहीं पड़ता है। अभी अब अगर आप ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में ऐसा होता है कि सुबह 6 बजे धूप निकल जाती है और शाम के 5-7 बजे तक सूर्यास्त होता है, तो उसको लंबा टाइम मिल जाता है सूर्यताप के लिए लंबा समय मिल जाता है। लेकिन जो ठंडक का टाइम आता है उसमें क्या होता है कि उसमें दिन बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से सूर्यताप बहुत ही कम मात्रा में पहुंच पाता है। तो ये चीजें हैं जो सूर्य के ताप को प्रभावित करती हैं। दिन की अवधि हो गई इसमें कि किस प्रकार से दिन का समय अगर लंबा होगा तो सूर्य ताप ज्यादा देर तक पड़ेगा और ज्यादा प्रभावशाली होगा, और किस प्रकार से जो सूर्य की किरणें हैं वो जो तिरछेपन के रूप में है वो किस प्रकार से सूर्य ताप को प्रभावित करती हैं, और साथ ही साथ जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है, यानी कि उपसौर और अपसौर की जो क्रिया है वो किस प्रकार से सूर्यताप को प्रभावित करती है। तो उम्मीद है आपने इन चीज़ों को समझा होगा कि सूर्यताप क्या होता है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो हम आपको इसको ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे, बस आप कमेंट बॉक्स में ये लिख दीजिए कि नोट्स चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमारी और सारी वीडियोज़ भी देखते रहिए।